वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारा पीवाईक्यू का सेट 4 रहने वाला है। इसके पहले हम 3 अपलोड कर चुके हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और साथियों, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपका हमने 2 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उससे लिए हैं, और ये थर्ड शिफ्ट 2:30 से जो 3:30 के बीच में होती है, थर्ड शिफ्ट का ये हमने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए हैं। और आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में एक दिन में कितने टोटल 4 शिफ्ट होते हैं, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है, तो टोटल 4 शिफ्ट आपको एसएससी जीडी में होते हैं। तो आज हम 2 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, और टोटल यहाँ पर हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि जो एसएससी जीडी में साथियों हिंदी विषय है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग विषय है, क्योंकि सिर्फ 80 क्वेश्चन आते हैं और कट ऑफ आ जाता है। तो कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट तो ऐसे तैयार करने हैं जिनमें आपको पूरे पूरे नंबर आ जाएं। तो हिंदी उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि हिंदी दूसरे विषयों के मुकाबले थोड़ा सरल आता है। जैसे जीके जीएस से मान लो, उसमें आप पूरे नंबर नहीं ला सकते, कहीं करंट का अटपटा क्वेश्चन आ गया या जीके जीएस का आ गया, लेकिन हिंदी में कंपेरेटिवली क्वेश्चन सरल आते हैं और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों, क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वाक्य क्या है हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका हमें यहाँ पर शुद्ध रूप बताना है। फर्स्ट विकल्प देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए। दूसरा विकल्प है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर मिलाना चाहिए। तीसरा विकल्प हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और फोर्थ हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सही विकल्प रहेगा हमारा साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या है मतलब, सेल्फ रिलायंट वो व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चला रखी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नम्रता पूर्वक याचना करना कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा? वाक्य क्या है? नम्रता पूर्वक याचना करना कहलाता है। तो फर्स्ट है कि नम्रता पूर्वक याचना करना आग्रह कहलाता है, अनुग्रह कहलाता है, अनुदेश कहलाता है, या अनुरोध कहलाता है। तो साथियों, नम्रता पूर्वक याचना करना क्या कहलाता है? अनुरोध कहलाता है। जैसे कि अपन कहीं पार्किंग वार्किंग में जाते हैं, दूसरी गाड़ी अपने पीछे पड़ रही थी, उसको बोलते हैं ना, भाई साहब की आपकी गाड़ी थोड़ी सी हटा लीजिए। तो नम्रतापूर्वक याचना करना क्या कहलाता है? अनुरोध कहलाता है। विकल्प 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब यहां पर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है? पहचान करें। तो एक ऐसा वाक्य है चारों में से जहां पर वर्तनी गलत है, उसका हमें पहचान करना है। तो फर्स्ट विकल्प देखते हैं, नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। क्या है? नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। दूसरा है, सुजाता मनोहर के गांव से है। तीसरा विकल्प है, रमेश बाजार से सब्जी लाया। और फोर्थ विकल्प है, महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है। तो साथियों, पढ़ने से लग रहा है कि नेहा की नहीं, नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता, इस प्रकार का आएगा। जबकि यहाँ क्या लिखा है? नेहा की स्कूल में मन नहीं लगाता। तो विकल्प की त्रुटि पहले में ही है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही रहेगा, नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता। विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष शब्द के स्थान पर इसका हमें समानार्थी शब्द प्रयोग करना है। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि उनका अर्थ समान हो लेकिन उच्चारण अलग। तो मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, इसका यहाँ पे हमें समानार्थी देखना है। तो फर्स्ट है, मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए। दूसरा विकल्प है, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तीसरा विकल्प हो जाएगा, मनुष्य को किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए। और फोर्थ विकल्प है, मनुष्य को किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं रखना चाहिए। तो साथियों, द्वेष का समानार्थी होता है ईर्ष्या। तो हमारा जो विकल्प दूसरा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। तो विकल्प दूसरा, द्वेष और ईर्ष्या एक ही शब्द है, इनके मतलब भाव एक ही है, उच्चारण अलग अलग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित शब्दों में आश्रम का पर्याय शब्द है, यानी जो आश्रम है उसका हमें यहाँ पर पर्याय शब्द देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साकेत, दूसरा विकल्प हो जाएगा थान, तीसरा विकल्प हो जाएगा अखाड़ा, और फोर्थ विकल्प हो जाएगा निवास। तो करेक्ट आंसर है अखाड़ा। क्या है? अखाड़ा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्याय शब्द क्या है? तो वो है अखाड़ा। विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अखाड़ा में क्या करते हैं?
तो व्यायाम वगैरह, कुश्ती और वेद पाठ वगैरह सभी चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आज शीतल पवन बह रही है। क्या है वाक्य हमारा कि आज शीतल पवन बह रही है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्दों का विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है, यानी कि पवन का पर्यायवाची हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनिल, सेकंड ऑप्शन है अनल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा शणदा और फोर्थ है बतासा। तो साथियों करेक्ट आंसर है हमारा विकल्प एक, ऑप्शन एक अनिल। तो पवन, वायु, हवा, इसका पर्यायवाची क्या होता है? अनिल। क्या होता है? अनिल इसका पर्यायवाची होता है। जो दूसरा विकल्प है हमारा अनिल, अनल, क्या है? अनल और अनिल में कंफ्यूज नहीं होना, ये आग का है। काय का? आग, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये आग का है। तो आज शीतल पवन बह रही है, इसमें पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आज शीतल अनिल बह रही है। विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो उसे कहते हैं। क्या है? जिससे किसी कार्य करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो रही है कि जिससे किसी कार्य करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट विकल्प है संज्ञा, दूसरा विकल्प है विशेषण, तीसरा विकल्प है सर्वनाम और फोर्थ है हमारा क्रिया यानी कि वर्ब। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 क्रिया। तो जिससे हमें किसी कार्य करने का बोध हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया करना। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमें इससे पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके शेखर पर चंद्र हो। क्या है? निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रकांत, सेकंड ऑप्शन है चंद्ररेखा, थर्ड ऑप्शन है चंद्रशेखर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा चंद्रपाणी। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम चंद्रशेखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके शेखर पर चंद्र हो वो है चंद्रशेखर, अर्थात महादेव। कौन है? हमारे महादेव भगवान, क्योंकि उनके मस्तक पर उन्होंने चंद्र को धारण किया हुआ है। अगला है प्रश्न, जो निगाह से परे हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। क्या है? जो निगाह से परे हो, जो दिखता नहीं हो, इसके लिए हमें सार्थक शब्द देना है। तो फर्स्ट है हमारा दृष्टिक्षेप, दूसरा है परोक्ष, तीसरा है प्रत्यागत और फोर्थ है प्रत्यक्ष। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। तो जो निगाह से परे हो इस वाक्यांश का सार्थक शब्द क्या होगा? परोक्ष होगा। यानी कि हमने किसी व्यक्ति को बिना बताए उसको हम लाभ पहुंचा देते हैं, उसको दिखता भी नहीं और उसको लाभ हो जाता है, तो वो क्या, उसको हमने परोक्ष तरीके से लाभ पहुंचाया। तो जो निगाह से परे हो इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा परोक्ष। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। यानी कि यहाँ पर जो हमें अंडरलाइन करके वर्ड दिया हुआ है इसको हमें दूसरे वर्ड से चेंज करना है। तो बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। क्या है? कि जो बारात थी उसका अभिवादन आत्मीयता से किया गया। तो फर्स्ट है हमारा स्वागत, दूसरा विकल्प हो जाएगा अपमान, तीसरा विकल्प है अभिनंदन और फोर्थ है सम्मान। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा स्वागत। बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया या बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया, दोनों में एक ही बात आ रही है। तो हमें बिल्कुल सर्वोच्च विकल्प के साथ उसको प्रतिस्थापित करना है, वरना यहाँ अभिनंदन और सम्मान शब्द भी थे, लेकिन सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? वो हमें स्वागत है। तो यहाँ पर स्वागत बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया। विकल्प एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। जब तक हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा तब तक आपके लिए हम डेली क्वेश्चंस ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। साथियों जहाँ तक मैंने देखा है 20 क्वेश्चंस करते हुए आज हमें 4 सेट, आज हम मतलब चौथा सेट कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक तो लगता है कि पूरे सेट में 2 से 3 प्रश्न आपको पार्ट ऑफ स्पीच से देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो इसलिए आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण वगैरह एक बार जरूर पढ़ें और अच्छे डीप में पढ़ें, क्योंकि इनसे हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टफ टाइप ये होते हैं। तो इनको आप जरूर एक बार देख लें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो फर्स्ट विकल्प है तुम ठीक कह रहे हो, दूसरा है सीता खेलती कूदती रहती है, तीसरा विकल्प है वह अचानक आ गया और फोर्थ है नगर यहाँ से दूर पड़ता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा सीता खेलती कूदती रहती है। ये क्या है? मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, बाकी सभी मूल क्रिया विशेषण से संबंध रखते हैं। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसकी महिला भी उसके साथ आई है,
इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। क्या है कि उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है, तो इसके लिए सर्वोच्च शब्द कौन सा यहाँ पर हो सकता है। तो फर्स्ट है ऑप्शन है पत्नी, दूसरा है स्त्री, तीसरा है मित्र और फोर्थ है साथी। तो साथियों करेक्ट आंसर का ऑप्शन है पत्नी, यानी कि उसकी महिला भी उसके साथ आई है, यानी कि उसकी पत्नी भी उसके साथ आई हुई है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी महिला नहीं होती, उसकी पत्नी होती है, तो उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है, तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तिल का पहाड़ करना, क्या है तिल का पहाड़ करना, तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है। तो तिल का पहाड़ करना, तो ऑप्शन एक है पेड़, दूसरा है खजूर, तीसरा है आम और फोर्थ है हमारा ताड़। क्या है ताड़, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिल का पहाड़ करना नहीं, तिल का ताड़ करना। क्या है तिल का ताड़ करना, तो विकल्प 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर वो भी हमें रेखांकित रिप्लेस ही करना है। तो वह सचमुच में बीमार है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि वह वाकई में बीमार है, वह सत्य में बीमार है, वह झूठ में बीमार है, या वह सच में बीमार है। तो सच सचमुच की जगह सही शब्द आएगा वह सच में बीमार है। काय में वह सच में बिल्कुल बीमार है, जैसे कि हमारे दोस्त स्कूल वगैरह नहीं जाने छुट्टी लिए मना लेते थे ना, पेड़ दुखता था, तो ऐसे ही वो, तो वह सचमुच में बीमार है। तो इसको करेक्ट वर्ड क्या आ सकता है इसके, वह सच में बीमार है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब साथियों इतनी बड़ी इबारत वगैरह इन्होंने इसीलिए दी है कि ताकि आपका टाइम खराब हो, क्योंकि पेपर में सिर्फ 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, तो उनका पूरा एक फंडा है बोर्ड का कि व्यक्ति कम से कम प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए। चलिए अगला देखेंगे हम। निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तलवार की धार पर चलना, तो फर्स्ट है हमारा अनावश्यक सलाह देना, दूसरा है ताकतवर होना, तीसरा है जोखिम भरा काम करना और फोर्थ है चाल में सफल नहीं होना। तो सोचो तलवार की धार पर चलना यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, जोखिम भरा काम करना। क्या है जोखिम भरा काम करना, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो खुद की जान जोखिम में डालते हैं और दूसरे की भी जो रोड पर चल रहे हैं उनकी जान भी जोखिम पर डालते हैं। तो तलवार की धार पर चलना यानी कि जोखिम भरा काम करना, जैसे कि जहाँ पर लैंड माइन्स बिछी हो वहाँ हमारे भारतीय सेना के जवान चलते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, फिर उनको डिफ्यूज करते हैं, यानी कि वो भी तलवार की धार पर चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा वो काम कर रहे हैं। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपको प्रत्येक सेट में 5 कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि गद्यांश के, और ये बहुत इजी होते हैं, या 5 में से 5 बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको भी समझ लीजिए एसएससी द्वारा 5 नंबर फ्री में ही मिलते हैं हिंदी विषय में, काफ़ी ईजी होते हैं। चलिए एक को हम सोलो करेंगे अब। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य विवेकशील है। यहाँ पर साथियों क्या आएगा, तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य विवेकशील आविष्कार है, मनुष्य विवेकशील असाध्य है और फोर्थ है मनुष्य विवेकशील मानव है। तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य विवेकशील क्या है, एक प्राणी है, यानी कि जो काफी संयम रखता है, काफी सूझबूझ से अपने डिसीजन अपने फैसले लेता है। तो मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन गद्यांश एक ही रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, सब कुछ जानने और समझने की उसमें विद्यमान है। तो आप सब समझ गए होंगे क्या है। तो फर्स्ट देखेंगे हम मशीन, दूसरा है गुंजाइश, तीसरा है घड़िया और फोर्थ है इच्छा। तो साथियों यहाँ पर आएगा सब कुछ जानने और समझने की इच्छा उसमें है। क्या है, इच्छा उसमें है, या इसके क्षमता वर्ड भी आ सकता था अगर पर यहाँ पर देता कि उसमें सब कुछ जानने और समझने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर इच्छा है, तो इच्छा भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड देखेंगे हम गद्यांश का, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसको इसी वृत्ति का परिणाम है। क्या है, विशेष ज्ञान रूप उसकी इसी वृत्ति का परिणाम है। तो फर्स्ट है रोग वृत्ति का परिणाम है, दूसरा है हमारा शांत वृत्ति का परिणाम है, तीसरा है जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है और फोर्थ है विचित्र वृत्ति का परिणाम है। तो साथियों विशेष ज्ञान रूप जो उसको अलग अलग मिला है, उसने जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है वो क्या है, तो उसकी जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है। क्या जिज्ञासा यानी कि वो मनुष्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, जैसे कि आइजैक न्यूटन, भाई सैंपल नीचे गिरा तो क्यों गिरा है ना, इसी प्रकार से। तो एक बार हम इसको कंप्लीट करते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, सब कुछ जानने और समझने की इच्छा उसमें विद्यमान है, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है। पेड़ से फल को, देखिए अब मैंने इसको एग्जाम्पल दिया भी नहीं था और एग्जाम्पल भी आ गया भाई। चलिए फोर्थ वाला देखेंगे हम, पेड़ से फल को गिरते हुए देख तो जिज्ञासा हुई कि वस्तु नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है। तो देखते हैं हम पेड़ को फल
उठाते हमेशा नीचे गिरते हुए या आते गिरते हुए, तो साथियों यहाँ पर आएगा नीचे गिरते हुए, यानी कि पेड़ को फल से नीचे गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई वस्तुएं नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं, तो विकल्प यहाँ पर हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम गद्यांश का, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए। तो विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण दिया है, क्या है कि विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धांत दिया है, सूचना दी है, ज्ञान दिया है या क्षेत्र दिया है। तो साथियों विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है या गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण नियम दिया है, दोनों यहाँ पर सही रहते, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है तो उसको हम फिल इन द ब्लैंक सिद्धांत करेंगे। अब एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। मनुष्य क्या है साथियों, विवेकशील प्राणी है, सब कुछ जानने और समझने की इच्छा उसमें विद्यमान है, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है। पेड़ के फल को नीचे गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई कि वस्तु नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं, और विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है या महत्वपूर्ण नियम दिया है। तो आप देख लीजिए कितने इजी होते हैं हमारे गद्यांश। 5 प्रश्न और 5 प्रश्न और 10 नंबर, ये समझ लीजिए आपको मुफ्त में ही मिल रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था 20 क्वेश्चंस का, आशा करता हूँ आपने पूरा देखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमने 2 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर किया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू, राम राम।